So how we solve this question? See, ये है आपका in an aluminum bar. This is the aluminum bar, means a cubical shape of object having cross sectional area is given to you. ये cross section है. Okay, this is the cross section. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो दे रखा है एल्युमिनियम का, वो इतना दे रखा है, और आयरन का जो है वो ये दे रखा है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेस P and Q of the composite is so कैसे करेंगे सवाल सॉल्व? देखो, पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी ये बोल रहा है कि ये दो मेटल से मिलकर के ये आपका बना हुआ है, ठीक है। कोई भी एक बार बना, कंपोजिट कहते हैं जब दो से ज्यादा मेटल से कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है, उसे कंपोजिट कहते हैं। कोई भी दो से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट हो, उसको कंपोजिट कहते हैं। तो यहाँ आयरन और एल्युमिनियम दोनों का ही ये मिक्सचर है, बीच में आयरन है और उसके बाहर में एल्युमिनियम है, और इसका आपको क्या निकालना है, इस पूरे ब्लॉक का रेजिस्टेंस निकालना है। तो यानी हम लोगों ने ये पढ़ा था, यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका लेंथ यदि एल है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा इस कंडक्टर का, वो हम लोग आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए कहते थे, where rho is the resistivity, L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor, और R is the resistance of the conductor. तो सेम टू सेम सिचुएशन है कि दिस इज द कंडक्टर। एक, अगर आप सिर्फ पहले आयरन को ही सिर्फ कंसीडर करो, तो ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इस जो ये वाला कंडक्टर सिर्फ आयरन को अगर आप कंसीडर करोगे, तो ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू करंट पास करेगा, और इसका लेंथ दे रखा है आपको, और इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आयरन की दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आयरन का सिर्फ आयरन का जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यदि आप आयरन का रेजिस्टेंस देखो, तो आयरन का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी आयरन का दे रखा है आपको 710 इंटू 10⁻⁻7 ओम पर मीटर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द लेंथ, दैट इज 50 mm दे रखा है, 50 mm दे रखा है इसका लेंथ। सो कन्वर्ट इनटू मीटर, सो 50 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। area of cross section is what? Area of cross section, this is a square, the cross section shape is square, so this is given to you 2 mm, side of this 2 mm, so this is also 2 mm, so you can say area of cross section 2 into 2 into 10⁻⁻3 into 10⁻⁻3. So if you solve this, you can get the resistance of iron block, that is equal to 25 और ये 12.5 और ये 25/2 ही रहने दो, 25/2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻3 -10 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻4 ओम। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है, ये जो दूसरा मटेरियल है, जो दूसरा मेटल है एल्युमिनियम, इसका रेजिस्टेंस निकालना। तो देखो एल्युमिनियम इतने जगह में नहीं है, एल्युमिनियम जो है वो इस जगह में है। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला जो रेड वाला मैंने बनाया है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया।
जो एल्युमिनियम वाला कंडक्टर होगा, और इसका लेंथ जो होगा वो ही 50 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं इस वाले जो आपका जो ये वाला है, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो आर ऑफ एल्युमिनियम जो आएगा आपका, एल्युमिनियम जो आएगा वो आ जाएगा, इसका रेजिस्टिविटी, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी दे रखी है 2.7 और 27 दे रखा आई थिंक्स, और ये आई डोंट नो ये 1.0 है या 1 है, सो 1 है आई थिंक। 0.0 है। 0.0 पॉइंट ना, हाँ 1.0 है ना। ये हाँ तो 2.0 है। 1.0 होगा, तो यहाँ पे हम 10 जो ले रहे थे वो 10 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये 1 है। अच्छा, इसमें एल्युमिनियम का अगर देखो निकालोगे तो कितना जाएगा, 10 द पावर 2.7 इंटू 10 द पावर -8 इंटू इसका लेंथ जो है 50 mm अगेन, तो 50 इंटू 10 द पावर -3 डिवाइड बाय इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो शेडेड पोर्शन है, जो शेड किया है मैंने, शेड किया है, उससे ये इस एरिया से जो है वो करंट पास कर रहा होगा एल्युमिनियम के थ्रू। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो एल्युमिनियम का आएगा, एल्युमिनियम फॉर एल्युमिनियम, टोटल एरिया निकाल लो, उसमें से ये ब्लैक वाला एरिया घटा दो, तो ये रेड वाला आ जाएगा एरिया। तो टोटल एरिया 7 इंटू 7 है, और रेड वाला जो है वो, सॉरी ब्लैक वाला जो है -2 इंटू 2 है, तो इंटू 2 7 14 49, और ये आ जाएगा 4 45 मिलीमीटर क्यूब आएगा। सो 45 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। नाउ इफ यू सॉल्व यू गेट RAL, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम। नाउ इफ यू सी वन थिंग हियर, अगर आप इसको बैटरी से, इस पूरे कंडक्टर को बैटरी से लगाते, इस पूरे कंडक्टर को बैटरी से लगाते, सो दिस लाइक समथिंग लाइक दिस वे, ये पूरा कंडक्टर है, इसको ऐसे करके लगाओगे बैटरी से, तो होगा क्या कि अंदर में जो पोर्शन है, अंदर में जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका हो गया कौन सा, आयरन वाला, ये वाला पोर्शन आयरन का हो गया, और बाहर में जो है वो एल्युमिनियम का हो गया। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप आयरन के क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो वो V ही होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपके बाहर वाला जो एल्युमिनियम है उसके क्रॉसपॉन्डिंग भी होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है देन दीज टू कम इनटू पैरेलल, तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस फिर पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होगा तो फिर कैसे आर इक्विवेलेंट इसका फाइंड करोगे, 1/R इक्विवेलेंट जाएगा 1/R ऑफ एल्युमिनियम प्लस 1/R ऑफ आयरन। सो सॉल्व, यू गेट द आंसर। ओके। यस। अच्छा बताओ क्या लगाओगे, कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। व्हेन 5 वोल्ट a potential difference applied across a wire of length 0.1 meter and drift speed is 2.5 into 10 the power -4 meter per second. If the electron density is given to you, then resistivity पूछा है मटेरियल का। Okay, so this is in direct formula. What is the formula for resistivity? बताना मुझको क्या था फॉर्मूला। रो इक्वल टू in term of what, drift speed, drift velocity, electron density and electric field के टर्म में बताना है। टेल मी द फॉर्मूला, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर भूल भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू यू, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू
v इक्वल टू सिंपल सा v इक्वल टू वी नो दैट v इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है, सिंपल सा केस ना। v इक्वल टू आई इंटू आर हुआ तो I इक्वल टू क्या कर सकते हैं नंबर आई जो करंट होता था, जो करंट होता था वो क्या होता था n is a small n was number of charge per unit volume, n e vd और कुछ होता था इनटू व्हाट एरिया 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 ए, पक्का ना। ना एन ई वेट होता था ना। हाँ हाँ सर। देखो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, आई इक्वल टू एन ई इंटू वी डी इंटू ए होता है ना पक्का। यस सर पक्का। ओके वी डी इंटू ए। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस दैट इज रो इंटू एल बाय ए, ए से ए उड़ गया, ए से ए उड़ गया, अब क्या आ गया V इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी इंटू रो इंटू एल, करेक्ट। नाउ सी लेंथ आपको गिवन है 0.1 मीटर, पोटेंशियल यू नो दैट, V पता है, L पता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है, VD भी पता है आपको, है ना। यस और करंट डेंसिटी मींस स्मॉल n is also given to you, oh sorry electron density, and charge on electron you know that 1.6 into 10 to the power minus 19. So can you calculate rho? यस सर। Everything is known, you can calculate it, so very simple. Okay, so ऐसे ही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया, वेरी इजी क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ, कंसीडर अ थिन स्क्वायर सीट, द थिन स्क्वायर सीट of length is L and thickness is T, made of resistivity rho, the resistance between two opposite face, okay, shown by the shaded area, shown by the shaded area. So I'm said that area, ये हो गया shaded area, okay. ये shaded area हो गया. So this is the conductor, okay. You have to find the resistance of this conductor, okay. We know that resistance of the conductor depend upon shape, size and the property of the material whose resistivity is given to you, and the length is also given. This is the length and this is the thickness, so this is also length L. So you have to tell me what is the resistance between the opposite phase, means what if we apply the battery in this way. So what is the resistance of this, बताओ क्या होगा, इजी है बस खत्म। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है R, we know that density into length of the conductor upon area of cross section. So this now this is the area of cross section through which current is passed, current electrons that is ऐसे करके current जा रहा होगा, ऐसे करके means electrons will flow through this area. So area is L upon T. So L से L उड़ गया. So resistance is simple, rho by T. So यहाँ पे ऑप्शन पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल टू एल और इंडिपेंडेंट ऑफ टी. So इंडिपेंडेंट ऑफ एल। independent of L. C is correct answer. Okay, now this is the what is the answer of this question? So what is the answer of this question? ये
ऐसे करके अगर आप बैटरी यूं करके लगा दो, पी और क्यू के बीच में लगा दो, इक्विवेलेंट मतलब निकालने का मतलब क्या है, किसी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या है कि उन दो पॉइंट के बीच में सोर्स लगा हुआ है, ऐसे करके। और अब आपको इसका इक्विवेलेंट बताना है, तो ये तो इसको कर सकते हो तीनों पैरेलल, इसको फिर पी क्यू के बीच में निकालो पहले, एंड देन आफ्टर क्यू आर के उसी तरह से क्यू आर के बीच में निकालो, और फिर उसके बाद पी आर के क्रॉसपोंडिंग निकालो कि बैटरी यहां लगा करके फिर निकालो, फिर देखो कि नेट मैक्सिमम किस में ज्यादा आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। पी क्यू ये के सिस, बीच में तो आर होगा ना, ये हो गया। अब ये हो आर जाएगा बाई 3। पी आर आर, ये हो जाएगा आर बाई, ये तीनों पैरेलल में तो ये आर बाई 3, ये ये हो आर बाई जाएगा आर बाई 2, और वो फिर आर। सीरीज, ये फिर सीरीज, फिर ये सीरीज में हो जाएगा ना, ये हाँ, सीरीज में हो जाएगा, तो आर बाई 3 प्लस आर, तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 आर बाई 4 आर 3, बाई 3। और फिर उसके साथ ये पैरेलल में जाएगा, है ना, तो पैरेलल में जाएगा तो 3 बाय उल्टा कर दोगे, 3 बाय 4 आर प्लस 1 बाय आर, तो ये आ जाएगा आपका 4 आर, और ये 7 आ जाएगा, फिर से इसका उल्टा करोगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा बिटवीन द पी क्यू, दैट इज 4 आर बाय 7। इन द सेम मैनर यू कैन कैलकुलेट बिटवीन द क्यू एंड आर, इसमें फिर ये तीनों हो जाएगा आपका पैरेलल में, और ये फिर उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, देन अगेन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसे सॉल्व करिए, आप कर सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है। ओके ऐसे करना था, अलग सब जगह अलग अलग सेल कंसीडर करके फिर इक्विवेलेंट निकाल के फिर कंपेयर करना। हाँ हाँ, यस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखो ये एक्चुअली में इसे नोडल मेथड से करोगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा। सी यहाँ अगर आप ये पी क्यू के बीच में निकालना है ना आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पी क्यू के बीच में निकालना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, मतलब बैटरी ऐसे करके कनेक्ट होगा, ऐसे करके कनेक्ट होगा, और इक्विवेलेंट यूं करके निकालना है। तो अब देखो, अगर आप एक यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो लाइन, इससे ऊपर जैसा सर्किट का स्ट्रक्चर है वैसा इससे नीचे का भी स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, या फिर इस तरह से समझो, बट हमें निकालना क्या है, अगर अच्छा ये हमें जो इक्विवेलेंट निकालना है वो पी क्यू के बीच में निकालना है। और एक चीज, तो इस लाइन को मत देखो अभी, हम इस लाइन को देखते हैं, सपोज इस वाले लाइन को, ये वाला लाइन जो दिख रहा है, इस लाइन के इधर जैसा स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर इधर भी है ना, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, इधर भी यस। 2R लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2R लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2R लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, तो इसका मतलब इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है दोनों तरफ। तो इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल V कह रहा हूं तो यहां पे V होगा, यहां पे भी V होगा, क्योंकि सिमेट्री है दोनों तरफ। ओके, पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम हो गया इन दोनों के बीच में, तो करंट इसमें से जाएगा ही नहीं, इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, उसी तरह से इसमें से भी करंट जाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिसमें से करंट नहीं जाएगा उसको हटा देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले मैंने बोला कि इसके ये लाइन देखना है, बट मैंने फिर से बोला नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो ये जब हम बैटरी लगाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल वो डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ 0 वोल्ट कह रहा हूं तो यहाँ V वोल्ट होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं आ सकता, इसीलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट अगर आप ये वाला ब्लैक वाला लाइन देखो, तो जितना जिस टाइप का रेजिस्टेंस इधर लगाओ उस टाइप का रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, उस टाइप का रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, इस टाइप का रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा, वही पोटेंशियल यहां पे होगा। करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, अब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा।
और जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इसका कोई भी काम ही नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे, सिंपल सा बात है। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम हटा देंगे यहां से, तो सर्किट सिंपल सा बन जाएगा। इसको बनाता हूं मैं ऐसे करके, तो ये बन गया कुछ ऐसा। ओके, ये 2R, यहां पे भी 2R, और फिर इधर R, फिर इधर R, फिर इधर 2R, स्मॉल r, स्मॉल r, ये 2R। नाउ ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। सो नाउ ये हटा दिया हमने यहां से रेजिस्टेंस, तो अब ये सिंपल हो गया, सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन बन गया। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये उसके बाद फिर पैरेलल में, तो सिंपल हो गया। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4R, ऊपर वाले का, नीचे वाले का भी 4R, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R 2R। फिर उसके बाद ये तीनों जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R, दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। सो R equivalent 1/R equivalent is equal to 2R plus 2R upon में 4RR। yes, so क्या कह रहे हैं, 4R इंटू स्मॉल r, ये आ जाएगा 4, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 1 स्मॉल r प्लस स्मॉल r, और वो प्लस में आ जाएगा 2R, है ना, 2R। तो दिस इज बिकम, हाँ, तो R स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन में 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। सो R इक्वलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2R इंटू स्मॉल r अपॉन में R प्लस कैपिटल R। करेक्ट? यस सर। यस, सो दिस इज सो ट्री, सो ए इज करेक्ट आंसर ना। कि एन स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर of non-uniform cross section. Okay, so the uh, quantity and quality constant along the length of conductor is, means एक quantity का, अच्छा ओके, so what is the answer, इसका क्या कैसे करेंगे, क्या मतलब है कि इन स्टडी करंट फ्लो मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्वालिटी एक है, क्वालिटी टर्म एक है, क्वांटिटी, the quantity and quality constant along the length of the conductor is what? What? अच्छा, क्वांटिटी और क्वांटिटीज है, ओके, नो मुझे क्वालिटीज है, ओके। क्वांट इज कांस्टेंट along the line means simple, if you have a conductor, metallic conductor is very simple question, metallic conductor, and if you apply some kind of voltage across that, but the area of cross section is non uniform, यहाँ पे एक वर्ड बोला है, area of cross section is non uniform, means if you see the conductor, तो ऐसे करके एरिया होगा, मतलब ऐसे करके दिखेगा, यू कैन सी, इस जगह पर एरिया कुछ और होगा, इस जगह पे एरिया कुछ और होगा, इस जगह पे एरिया क्या होगा, कुछ और होगा। सो एरिया इज एक्चुअली नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज एक्चुअली वेरिंग। सो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड ओनली, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, करंट ओनली, या ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, ओके, करंट क्यों नहीं, करंट एरिया पे डिपेंड करता है ना, करंट एरिया पे डिपेंड करता है, NAVDE होता है तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा।
करंट, करंट एक्चुअली क्या था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? चार्ज फ्लो रेट। चार्ज फ्लो रेट, एक यूनिट टाइम से कितना चार्ज फ्लो करेगा, मीन्स what amount of charge, try to understand what amount of charge is going into the, suppose this side, इस कंडक्टर के ऊपर अंदर जितना भी चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज तो यहां से निकलेगा, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। जितना यहां से जाएगा चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा। ओके, कांस्टेंट रहेगा। सो करंट इज कांस्टेंट ना, करंट इज कांस्टेंट। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट स्पीड, नाउ अब मुझे बताओ, आई इक्वल टू n into e into vd into a, I is constant and n is also constant na, n is also constant, it depend upon material, and e is also constant. So what is the a into vd is constant actually, but area if change then what happen, area agar increase karega then drift speed is decrease. Okay, so drift speed is not constant, so drift speed, if drift speed is not constant then electric field also not a constant. Okay, so that is the answer. You can connect this by a fluid. Okay, जैसे आप फ्लूड में देखोगे तो फ्लूड में ऐसे करके मान लो तुम्हारे पास एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो जितना पानी यहां से घुसेगा उतना ही पानी यहां से निकलेगा। अब पानी का अमाउंट जो फ्लो है वो चार्ज बताता है, मतलब करंट बताता है, तो जितना करंट यहां है उतना ही करंट यहां पे भी है, बट क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि मास, तो जितना मास यहां से एंटर करेगा उतना ही मास यहां से निकलेगा, तो मास होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, दिस इज अ मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, फ्लो रेट इन केस ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी, पानी का डेंसिटी यहां पे मतलब अगर हम मान लेते हैं डेंसिटी, इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो, वाटर, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, सो डेंसिटी इज नॉट चेंज, so we can say rho into a1 v1 is equal to rho into a2 v2, because ये सेम है तो इसीलिए हटा दिया, तो if area change then velocity is also change, है ना। ओके, सो सेम टू सेम यहाँ पे है कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, one minute, next question, what is the question, देखिए so question important है, हाँ, so read the following statement carefully, resistivity of semiconductor decrease with increase the temperature, it is right or wrong? Resistivity of semiconductor decrease with increase the temperature, it is right or wrong? राइट है। Yeah, it is right, because हमने बोला था वहां पर कि resistivity of conductor is directly proportional to temperature, इस टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी बढ़ता है मेटल वाले केस में, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटेगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नाउअडेज सेमीकंडक्टर। ओके, रीजन ही सेमीकंडक्टर का ये है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है, बट इन केस ऑफ मेटल if the temperature increase then resistance is also increase, so this is the right statement. Now in conducting solid, the second statement, in conducting solid the rate of collision between the electrons and ion increase with increasing the temperature, ये भी सही है। it is right. यस Okay, so this is also right, because we know that as
temperature increase, then what happen? The kinetic energy of electrons and or molecules or ions, that will be increase. So the number of collision will increase, relaxation time will decrease. Okay. So क्या ये इसका इसका एक्सप्लेनेशन सही है? ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसने ये देखो ये ऑप्शन दे रखा है कि ये नहीं करेक्ट एक्सप्लेन, नो इट इज नॉट रजिस्टर, इसका कुछ ये और एक्सप्लेनेशन है। दिस इज, स्टेटमेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर नहीं होता या मेटल लिखा होता और यहाँ बोलता रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर, then this will be a correct answer, the correct explanation for the metal. सेमीकंडक्टर के लिए ये नहीं है। सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखना वो होता है फॉरबिडन गैप वगैरह, और वो चीज पढ़ते हैं, फर्मी लेवल वगैरह। सो वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of copper and another is germanium are cooled from a temperature 80 Kelvin. So resistance, what happened? So tell me the answer. बाकी कोई नहीं दे रहा आंसर। कॉपर मेटल है और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। Yes, this is a metal then. हाँ, तो टेम्परेचर को हम लो करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी कम होगी कॉपर में, बिल्कुल करेक्ट। तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा ओके, और एंड व्हाट अबाउट द जर्मेनियम? इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा। एग्जैक्टली, सो डी इज करेक्ट आंसर, सिंपल है ना। हम्म, दिस इज अ मेटल एंड दिस विल बी अ सेमीकंडक्टर। ओके, ये तीनों पैरेलल में। या सो ये तो सिंपल कैपेसिटर वाला क्वेश्चन करवाया था, कैपेसिटेंस में बताया था कि कैसे करना होता है ना। हाँ, यहाँ का वोल्टेज VA हो गया तो यहाँ का वोल्टेज भी VA होगा, है ना। तो yes sir। हमने वहां पे पढ़ा था, VB हो गया, ये भी VB हो गया। सो देख सकते हो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, सो दिस ऑल आर इन पैरेलल। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर गिवन मेटेलिक वायर at different temperature T1 or T2 shown in figure. Okay, so this is the figure. Okay, so the T1 T2, this is the voltage versus current graph, and you have and that said that T2 is greater than T1. This temperature T2 is greater than T1. Is right statement or false statement? तनु बताओ, तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। यस सर। बताओ इसका क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स क्यों होगा? टेम्परेचर ज्यादा है तो करंट उसमें कम है और वो मेटलिक वायर है तो फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा। नहीं ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। नहीं, करंट से टेम्परेचर का कोई लेना नहीं है। रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ, फिर करंट कम हो जाएगा। यस यस, रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर T2 ज्यादा है, इसका मतलब T2 ये टेम्परेचर अगर ज्यादा आप मान के चल रहे हो और ये कम मान के चल रहे हो, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो ज्यादा होगा ज्यादा एज होगा। कंपेयर टू R1। यस, तो करंट तो कम आएगा तो ये स्टेटमेंट है। फॉर अ गिवन वोल्टेज यू कैन से यस, फॉर अ गिवन वोल्टेज, अगर मैं कोई भी एक वोल्टेज ले लूं तो फॉर अ गिवन वोल्टेज द करंट इज लो इन केस ऑफ this, so I2 is less than I1 for a given voltage, current in this at this temperature will be low as compared to this, so this is a correct statement. Yes, what about 11? ये Electron in conductor have no motion in absence of potential difference across it. मोशन होता है लेकिन रैंडम मोशन होता है। Yes, it is incorrect, very good, it is incorrect statement, false. मोशन होता है बट रैंडम मोशन होता है। यस, गुड। क्वेश्चन नंबर 12, ये ए से बी, वो जो पीछे वाला जो 3 और 3 है वो सीरीज में है यस, और फिर उसका कॉम्बिनेशन 6 वाले के साथ पैरेलल में है। ये कर फिर लोगे ना, वैसे सीरीज पैरेलल हाँ कॉम्बिनेशन है, तो हाँ इजी है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ। यस, करना है ये नहीं छोड़ देना है, मतलब हो गया।
नहीं में सर, नहीं है? करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, यही वाला। हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये स्टार मेथड वाला है। नहीं नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसका स्टार और ये- डेल्टा का। हाँ, इसको ऐसे करके बना दो ना पोटेंशियल इसको, कर देंगे। ये ऐसे है ना, स्टार डेल्टा का जरूरत नहीं है, ये ऐसे है, ये हो गया, और ये वाला पॉइंट इसको इस तरफ ले जाओ यू करके, ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से क्यू से एक रेजिस्टेंस आएगा यू करके, और एक रेजिस्टेंस जाएगा पी से, और ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी। यू बैटरी लगा दिया अब। ये सिमेट्री वाले से होगा। हाँ ये होगा सिमेट्री वाले से, कि यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इधर रेजिस्टेंस आर हो गया, इधर भी आर हो गया, और इधर भी आर हो गया, इधर भी आर हो गया, हम्म, तो देख सकते हो इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे आगे होगा उतना ही वाले। वोल्टेज यहाँ पे होगा, सो इसको हम हटा देंगे, फिर ये हो जाएगा सीरीज में, फिर ये पैरेलल में। करेक्ट। यस सर। और वैसे भी इसको विंस्टन ब्रिज कहते हैं। हम्म। ओके, सो वी विल डिस्कस हाउ टू मेजर द यस टेम्परेचर। सर। हाँ, जब मैं आपको टेम्परेचर पढ़ाऊंगा कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, दैट टाइम आई विल डिस्कस द विंस्टन ब्रिज। ओके, और विंस्टन ब्रिज इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द फोर्स or stress or strain, basically strain. If you calculate the strain, then you can calculate the force. Okay, I will discuss this. Okay, now ये क्या है इसका आंसर? A copper wire is stretched to make 0.1% longer. So what is the change in resistance? Can you solve it? यस सर। तो लेंथ इसी, में चेंज आएगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी आएगा, क्योंकि उस यस पे भी यस, वेरी लेंथ गुड, इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा। एरिया डिक्रीज करेगा, यस। सो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म, तो जैसे कि इसमें ऐसे करो, सिंपल है, आर रेजिस्टेंस रो इक्वल टू एल बाई ए, है ना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लेट सपोज ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो 0.1% परसेंट में ना, और आपको रेजिस्टेंस भी परसेंटेज में बताना है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय original resistance, this is called percentage error, percentage error. Okay, so this will come what, change error in length delta L by L plus error in area of cross section. तो बट यहाँ पे a square है, so a is what, a is the side of area of cross section. Let's suppose ये a है, तो this is 2 delta a by a. But remember, this will applicable when there will be very small change in length or area. Okay, ये फॉर्मूला देखो, 0.1% मींस व्हाट, 0.1% का मतलब हो गया 0.001. Okay, so this is very small change in length, so then you can directly use this to calculate the percentage error in the resistance. But if I'm saying that कि मान लो कि लेंथ में 2% का चेंज आ गया या 3% का चेंज आ गया, then if you apply this formula or this method to solve the problem, then it become wrong. Okay, so this, remember, error, this thing is applicable only बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है, बच्चा गलत करके आ जाता है, तो एरर का क्वेश्चन है ये, तो ये तभी फॉर्मूला लगता है, ये तभी लगाते हैं जब जो क्वांटिटीज हैं, जो भी क्वांटिटीज है उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट का चेंज आ रहा हो,
ठीक है, तो यहां पर लेंथ में बहुत स्मॉल अमाउंट का चेंज हो रहा है। तो ओके, सो लेंथ आपका अगर मान लो 1% इंक्रीज किया, तो what is the change in area, what is the change in this, suppose if you have a rod of length is L and area, if you see the area of cross section, that is square AA. So you know that L is inversely proportional to, oh sorry, L into में area of cross section, A L into में area of cross section is वॉल्यूम। volume which is always constant, है ना, कुछ भी कर लो ये तो कांस्टेंट रहेगा। 1 मिनट, एरिया में जो चेंज आएगा यहाँ पर ये, तो दिस विल कांस्टेंट, सो यू कैन से चेंज इन ए लेंथ अपॉन में स्मॉल ए, डेल्टा एल बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एल बाय एल में कितना चेंज आया है, 1% का, 0.1% का, तो एरिया जो होगा, एरिया में भी जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 1% का, बट ये घटेगा। ओके, तो यहां डेल्टा आर बाय आर निकालोगे तो ये वाला तो एरिया बता रहा है, ये पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया है, तो डेल्टा एल बाय एल कितना हो गया, 1%, 0.1%, और ये वाले में भी चेंज कितना आया है, 0.1%। और रिमेंबर जब भी एरर का काम करते हैं तो यहाँ पे हम कभी भी प्लस और माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा कोई नहीं है कि एरिया घट रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन दे देना है। ठीक है, क्योंकि हमें एरर निकाल रहे हैं, यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं करना है। सो दिस कम्स टू बी 0.2% आंसर। ओके, यस सर। अगर नहीं तो फिर अगर आप वैसे कन्वेंशनली करोगे क्वेश्चन तो टाइम लगेगा। ठीक है, यस, नाउ हाउ दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लूप रूल से। हाँ, इसे नोडल मेथड से करो। ओके, नोट। हाँ इसे नोडल मेथड से करो, या फिर ऐसे करोगे कि ये दोनों सेल देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो इसका आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको इक्विवेलेंट में चेंज करोगे। ठीक है, थोड़ा अप्रोच को देखो, इसे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, अगर इसका इक्विवेलेंट, इन दोनों को इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना, आ रहा है उसमें, है ना। इस अगर आप ये देखो दोनों ही इसका जो लगा रखा है आपने बैटरी को वो अपोजिट, सेम सेम, 0 आएगा या फिर ये ऐसे ये ऐसे करके है, और यहां से देखो फिर ये यू करके है, समझ रहे बात को, एक से करंट निकल रहा है जितना उतना ही करंट दूसरे में जा रहा है, तो अपोजिट ओरिएंटेशन इस तरह से है, इसको थोड़ा देखोगे तो। ठीक है, तो नेट वोल्ट अगर इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो नेट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0 इसके अक्रॉस, इसका मतलब इसके अक्रॉस नेट वोल्टेज क्या हो गया, 0। ओके, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, तो अगर ये 0 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, तो इसका मतलब ये कितना वोल्ट हो गया, -2 वोल्ट, ये भी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्या गलती हो गई मेरे से, बताओ मुझे, बताओ क्या गलती कर दी मैंने। ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा था, सर ये वाले क्वेश्चन नहीं होते। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, फिर कैसे करेंगे। भाई ये वाले क्वेश्चन नहीं आते मेरे को। इसमें जैसे कि अगर नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था, ओके,
मतलब गलती क्या थी? अगर मैं वैसे कर रहा था तो गलती कुछ कर रहा था या मैं सही कर रहा था? ये तो बताओ, गलती कर रहा था या सही कर रहा था? नहीं, कोई गलती नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, कोई भी गलती नहीं कर रहा था। ये सिंपल है कि ये यहां से इसको ध्यान से देखोगे, ये ऐसे करके है, यू करके। तो जितना करंट यहां से निकलेगा, मान लेता हूं करंट आई निकल रहा है, उतना ही करंट आई इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, बट ओरिएंटेशन देखो, एक से निकल रहा है और एक में, यानी एक एक बैटरी कह सकते हो डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे करंट निकल रहा होगा उसका मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और जिसमें करंट जा रहा है उसका मतलब वो चार्ज हो रहा है। तो नेट वोल्टेज अगर आप निकालते हो इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों बैटरी की वजह से, तो वो क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। बट हाँ, अगर ऐसे होता सेम, और अगर ये ऐसे था और ये ऐसे करके आता, तो इसका मतलब जीरो नहीं होता, क्योंकि इसमें से निकल रहा है, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है और ये भी डिस्चार्ज हो रहा है। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जीरो, मीन्स देयर विल बी नो करंट। तो ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा, ये भी 0 वोल्ट पे आ गया, इसका मतलब ये -2 वोल्ट पे आ जाएगा, ये भी -2 वोल्ट पे आ जाएगा। अगेन इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहां से कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो जब यहां से कोई करंट ही नहीं जा रहा होगा, तो इसका मतलब यहां से करंट निकल नहीं रहा होगा। आ रहा बस में? तो नेट करंट थ्रू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। सिंपल, नो नीड टू सॉल्व। ओके, ओके, नाउ व्हाट इज द, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर लूप रूल्स। हम्म, बताओ, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हेलो? नो सर। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज द व्हाट, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करना है, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और मैंने बताया सबसे इजी मेथड क्या है? नोडल एनालिसिस है। अगर आप इसमें किरचॉफ लॉ लगा के करोगे तो टेक टाइम। सो व्हाट यू डू, अप्लाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में क्या करना होता था? किसी भी नोड को जीरो पोटेंशियल पे दे दो। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये वाला पॉइंट जीरो पे लिया, 0 वोल्ट पे ले लिया, ये पॉइंट मैं पहले नोड डिफाइन कर दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो कोई भी नोड उसको 0 वोल्ट पे डाल दो, और कोशिश ये करो डालने उसको 0 वोल्ट पे ले आओ जो कि बैटरी से कनेक्ट है, जो नोड बैटरी से कनेक्ट है। चाहे तो बी ए वाले पॉइंट को जीरो पे कर दो, चाहे पी वाले को कर दो, चाहे सी वाले को कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम क्यू वाले को करोगे तो ये वाला पॉइंट, ये जो वाला नोड जो है, वो किसी बैटरी से टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा नोड पर चूज करेंगे जो बैटरी से कनेक्ट है, उसको 0 वोल्ट पे लेकर के जाएंगे। मान लेता हूं मैं पी पॉइंट को डालता हूं जीरो पे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? वीसी इक्वल टू 6 वोल्ट। जितना यहां का वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहां का होगा, वीडी इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके, नाउ अब अगर ये जीरो है, अच्छा, और कुछ कर सकते हैं अच्छा यहाँ का और कुछ करें, और कहीं का पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं? अभी अभी जैसे मैंने ये जीरो बोल दिया, ये 6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सर बी और ए का भी कर देंगे ना। बी और ए का, बट इसमें कैसे करोगे? ये 9 वोल्ट पे है, तो कैसे करोगे? ओके, आप ये कहना चाहते हो कि इससे सर कि देखो, किसी एक ही पॉइंट को आप ग्राउंड कर सकते हो, एक से ज्यादा पॉइंट को ग्राउंड नहीं कर सकते। समझे? एक ही पॉइंट को आप ग्राउंड करोगे, एक से ज्यादा पॉइंट को ग्राउंड नहीं करोगे। मैंने इस पॉइंट को ग्राउंड किया है, इसका मतलब नहीं अब मैं इस पॉइंट को भी, एक ही पॉइंट को ग्राउंड करूंगा। ओके, नाउ अब हम करंट निकाल देते हैं। मान लेते हैं इससे करंट कितना निकल रहा होगा? I1। ओके, और इससे करंट कितना निकल रहा होगा? I2। तो यहां से करंट I1 आया, यहां से करंट I1 जाएगा,
और यहां से करंट कितना जाएगा, I2। तो इसका मतलब इससे जो करंट पास करेगा, इससे इससे वो कितना करेगा, मान लेते हैं I3 कर रहा होगा, और वो I3 किसके बराबर होगा, I3 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं I3 इक्वल टू I1 माइनस में I2। ओके ना, अब इसमें से करंट हमें पता है कितना निकल रहा है, I1 करंट निकल रहा है I1। तो यहां का पोटेंशियल यदि 6 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा क्यू पॉइंट का, बताओ। करंट फ्लो करा ना रेस्ट में, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। 6 minus I1 3 यस, I1। हाँ 6 हाई पोटेंशियल में से इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट इससे पास कर रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस 3 है, तो 3 इंटू I1 माइनस में, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ओके अच्छा, अब यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल 0 है, और करंट इसमें फ्लो कर रहा है इधर की तरफ I2। तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, अगेन हाई टू लो जाएगा, करंट करंट हाई टू लो जाएगा, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। यस सर। कितना होगा, VB इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, 2I तो 2I यस 2 के इक्वल हो टू जाएगा। आई टू होगा, यस 2I2 होगा, यहाँ का पोटेंशियल 2I2 होगा। ओके कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, नो सर। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, करंट के यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है I2, और यहाँ का पोटेंशियल हाई है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो, कितना होगा, 6 माइनस 3I1 माइनस में 3I2, करेक्ट। यस सर। ओके नाउ इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 9 वोल्ट का है, और ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसके बराबर पुट करेंगे, 9 वोल्ट के, 9 वोल्ट। यस। तो 2I2 माइनस में हम कह सकते हैं 6 माइनस में 3I1 माइनस में 3I2 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। सो यू हैव फर्स्ट इक्वेशन। ओके अगेन देखो यहां पर जो इसके इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I3, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3। यहां का पोटेंशियल क्या है, 0। यहां का पोटेंशियल कितना है, 6 माइनस 3I। तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है ना, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वाला ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो 6 माइनस 3I1 माइनस में 0 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल इसके, हाँ 1 इंटू I3। नाउ यू नो दैट I3 इक्वल टू I1 माइनस I2। तो 6 माइनस 3I1 इज इक्वल टू I1 माइनस में I2। सो सॉल्व इट। ओके ओके नाउ how we can solve this question। अब देखो ये सारा क्वेश्चन एक ही सर्किट वाला ही है। ओके अगेन देखो किसी, जैसे अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 10 वोल्ट है,
तो ये मान लिया मैंने 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ का 0। तो ये करंट निकल जाएगा, इसमें से कितना पास कर रहा होगा, यस सर। कितना, कितना, V बाई आर लगाएंगे ना, 10 बाय 10/5 10 तो 10 बाय 5 आएगा। 2 एम्पियर ना, यस सर। 2 एम्पियर। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके नहीं निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इसमें, बताओ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। ये सारे तो फिर सीरीज में नहीं होंगे। देखो ये एक चीज सोचो, इसमें से अगर मैं यहाँ से करंट कह रहा हूँ, देखिए यहाँ का मतलब कि ये 10 वोल्ट इस सीरीज में कैसे होगा, अभी ये कैसे कह सकते हो सीरीज पैरेलल में, सीरीज में क्या कंडीशन है सीरीज में होने के लिए, कि करंट शुड बी थ्रू ईच रजिस्टर शुड बी सेम, है ना, यही तो। अच्छा, अब मैं कहता हूं मान लो इस बैटरी से करंट अगर I1 निकला, तो इसका मतलब इसमें करंट कितना आ रहा होगा, I1 ही तो आ रहा होगा। यस सर। जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट आएगा। उसी तरह से अगर मैं इससे कहता हूं करंट I2 आया, बाहर निकला, तो इसका मतलब करंट कितना जा रहा होगा, I2, है ना। यस सर। तो I2 यहां से गया और वापस बैटरी के अंदर ही आ गया, आ रहा बात में। तो जो बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका क्या होगा? 0 हो जाएगा ना करंट इससे, क्योंकि यहां से करंट I1 जाएगा, वापस इस बैटरी में आ जाएगा, यहां से I2 जाएगा, वापस इस बैटरी में आ जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। 0, नो नीड टू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही है, तुम बस थोड़ा सा दिमाग यूज करो बस, और कुछ। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। In the given circuit, it observed that current I is independent of the value of resistance R6. Then resistance value satisfy. What is this? कि यहां से जो करंट निकल रहा है, ये जो करंट यहां से निकल रहा है, इसका जो भी वैल्यू है, जो भी आप मेजर करोगे वैल्यू, वो R6 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, अगर आप सोचो कि अगर मैं यहां से वोल्टेज V कहता और इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालता, तो R इक्विवेलेंट में ये टर्म आएगा, बात समझो। R इक्विवेलेंट के अंदर R1 भी आएगा, R3 भी आएगा, R2 भी आएगा, R5 भी आएगा, R6 भी आएगा, है ना। तो R इक्विवेलेंट इनटू करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यस सर। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। बट क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि ये जो करंट है वो इंडिपेंडेंट है R6 से, मतलब अब देखो ये करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है R इक्विवेलेंट के ऊपर, बट ये करंट जो है इंडिपेंडेंट है R6 से। इसका मतलब क्या होगा, ये जो R इक्विवेलेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, R6 से। R6 से। इसका मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, इक्विवेलेंट निकालने में इसका कोई भी काम ही नहीं है, तो बस इसको हटा देंगे हम। ये तभी हट सकता है जब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो, है ना। यस सर। यस, सो व्हाट इज द रिलेशन, क्या, कैसे, जब अब यहां का पोटेंशियल मान लो V है, यहां का पोटेंशियल V है, और अगर मैं सॉरी ये V1 मान लेता हूं, ये V1 मान लेता हूं, और यहां का पोटेंशियल मैं कहता हूं V हो गया,
और यहाँ का 0 हो गया, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहां मान लेता हूं मैं V2 है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V2 माइनस V1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 माइनस V1। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जब दो रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल में है दोनों। V इक्वल टू, वो तो ठीक है, ये तो निकल जाएगा, पता चल गया पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। बट मुझे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ये इसमें बताना कि कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही है। ओके, पैरेलल सीरीज मुझे आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, मुझे इसमें ये रिलेशन बताना है कि कौन सा क्या होगा रिलेशन ठीक होगा। तो ये हो गया पोटेंशियल V2 माइनस V1, इसके अक्रॉस भी V2 माइनस V1 हो गया, इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2 हो गया। ओके, सो तो क्या होगा रिलेशन इसमें R1 और R2 में, फिर कैसे रिलेशन निकालें। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। इसमें करंट, अगर क्योंकि इस रेजिस्टेंस को जब मैंने हटा दिया तो इसमें करंट कितना होगा, मान लेते हैं I1 होगा, तो ये दोनों में ही I1 होगा, करंट सेम होगा। इसमें I2 होगा तो इसमें भी I2 होगा, है ना। तो यस, तो तो वोल्ट ये तो क्या करें, क्या करें, कौन सा रिलेशन सही बिठाएगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम हुआ, अगर करंट सेम हुआ, तो पोटेंशियल, अगर करंट कांस्टेंट है, इसमें जितना करंट है उतना ही करंट इसमें है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस, क्योंकि I तो सेम है, तो V2 माइनस V1 अपॉन में V1 इक्वल टू R1 अपॉन में क्या कह सकता हूं, R2 कह सकता हूं, ठीक है ना। करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या करोगे, V2 माइनस V1 इंटू आई, है ना, V2 माइनस V1 इक्वल टू करंट I1 इंटू में R1। उसी तरह से V1 माइनस 0 इक्वल टू I2 इंटू I1 इंटू में R2, करेक्ट। तो इसका रेशियो तो यही आएगा। उसी तरह से इसमें भी देखो, यहां पर V2 माइनस V1 इक्वल टू I2 R3 डिवाइड बाय V1 माइनस 0 इक्वल टू I3 I2 इंटू में R4। ये तो कैंसिल हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, ये वाला टर्म ये वाला टर्म बराबर है। इसका मतलब R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। इसका मतलब R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। सो व्हाट इज आंसर, सी इज आंसर। ओके, यस सर। यस, सो सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है, इसको ट्राई करो अब। ओके, सब हो जाएगा। और क्या है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस हैं, ऑल आर इजी क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देख सकते हो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बन रहा, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टार बन रहा है ना स्टार। सो कन्वर्ट इनटू डेल्टा, यस, कन्वर्ट इनटू डेल्टा एंड देन सॉल्व।
ओके, यस सर। यस, ओके। सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो करवाया था। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे है। ओके, यस सर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे है। ये कल मैंने पढ़ाया है आपको, हीट वगैरह पढ़ाया है, ठीक है, कि हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, कल जो पढ़ाया था इसके ऊपर है। ऑल इजी क्वेश्चन, सारा इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। तो एक बार आप लोग सॉल्व करो इसको, ठीक है। सारा ठीक है। कम से कम इसमें जो ऑब्जेक्टिव 1 आया है, ऑब्जेक्टिव 1 जो लिखा